बीजेपी ने जो हम लोग बात करते हैं ना कोर्स करेक्शन करने वाली पार्टी है, तो एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन किया है यूपी चुनाव के पहले। टीम में चेहरे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब अध्यक्ष नया था तो ये माना जा रहा था कि टीम में नए लोग होंगे। यूथ की इंपॉर्टेंस को तो बीजेपी समझ रही है कि बिना इसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं चलेगा। 3-4 सालों में जो बीजेपी का कोर, ये जो बेस वोट है, ये बीजेपी से गुस्सा है और यूपी में ये कास्ट इंपॉर्टेंट है। तभी आप चुनाव जीतेंगे जब वो कास्ट से ऊपर होकर हिंदुओं को वोट करेगा। लोगों की असंतुष्टि जब वहां पर पैदा होगी तो वोट दबाते वक्त ना जात देखेगी ना धर्म देखेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी पीछे रह गई है, या अखिलेश यादव ने बोला था। राहुल गांधी जिस दिशा में चलते हैं उनकी पूरा संगठन और पूरी पार्टी उनके साथ नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों वंदे मातरम का विरोध करने का पुरजोर फैसला किया? मंत्री का ये बयान आता है कि भाई मैं मंत्री हूँ, मैं क्या क्या देख लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पास करना था, वो मैंने फाइल पे साइन कर दिया, हो गया। क्या मंत्री की जिम्मेदारी भी सिर्फ उतनी तक रहती है? देखिए, अगर आप वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो इस सरकारी व्यवस्था में रहकर काम करना आसान काम नहीं होता। 2024 की एफआईआर से 18 अगस्त 2026 के बीच में आपको सिर्फ 5 अगस्त 2026 को याद होता है कि इस मामले में मुझे पूछताछ करनी है। लेकिन ये भी एक चुनौती है कि इसको कैसे पार पाना है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इंतजार कराकर चुनाव के वक्त ही क्यों इस्तेमाल करते हो? एक तो बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं। जनता को बात समझ में आ गई है कि हमको अब किसी राष्ट्रीय मीडिया की जरूरत नहीं है। ये तो वही हुआ ना कि भ्रष्टाचार को आप अपने तरीके से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? तो रिपोर्टर संकट में एक बार फिर हम सभी जुड़ चुके हैं और इस वक्त मैं हूं आपके साथ प्रिया, टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ जो आज लोग हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। रविकांत राय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो बीजेपी बीट कवर करते हैं। सुमित अवस्थी जी हैं हमारे साथ, जिन्हें हर शाम 7 बजे आप नवभारत पे देखते हैं, चक्रव्यूह लेकर आते हैं, अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं अमित जी हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कुछ खबरें इनके पास आ रही हैं। और गौरव श्रीवास्तव आज हमारे साथ रिपोर्टर संकट में जुड़े हुए हैं, ऑपोजिशन का भी पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा क्योंकि लीगल ये कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या मामला चल रहा है, किन किन मामलों को लेकर के फैसला आने वाला है हालिया, और उसका असर कितना बड़ा होने वाला है, कब से लंबित है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ऑपोजिशन को लेकर के भी क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सुमित जी आपसे कर रही हूँ। ये जो पूरा हफ्ता रहा या आने वाले 2-4 दिन जो और होने वाले हैं, ये बड़ा हैपनिंग रहा है। मतलब संसद का जो मॉनसून सत्र चल रहा था, अगर आप लोग सब अग्री करें इस बात से, शायद ध्यान दें, तो उससे बड़ा इंटरेस्टिंग ये वीक रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे सामने आए, जैसे राहुल गांधी ये जरूरी है। नहीं, मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं बता देती हूँ। राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी ने जो बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से बच्चे सड़कों पे आ गए, ओबीसी अपने अधिकार के लिए आ जाए तो सरकार झुक जाएगी। एक दशकों पुराना मामला जो था, उन्होंने बिना सीधा किसी का नाम लिए हुए उस चीज़ को हवा दे दी है। और एक तरीके से ये कि चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस खुद को रिवाइव करने की जो कोशिश कर रही है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठ सकता है अगर ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो SC/ST कॉलम अलग से बना हुआ है, ओबीसी की बात हर जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग मामला है, तो ये एक है इम्पॉर्टेंट। दूसरी एक ये चीज़ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट रहा जिस चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, और जो उनका लक्ष्य था, आखिरकार उन लोगों ने पा लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद उठ के वो झारखंड चले गए। झारखंड में भी शुरू दिन से हम देख रहे थे इन लोगों को लेकर के सरकार बड़ी सजग थी कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। 98% तक हमने मांग ली, इस तरीके के डेटा भी सामने आने लगे। एक चीज़ को लेकर वो अड़े हुए थे कि CBI जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2014 से 2026 तक 22+ ऐसे उन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो कंपनी है उसके देखरेख में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको रद्द कर दिया जाए। ये एक बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऑपोजिशन के तौर पे अगर मैं देखूं तो बात करूं, और सरकार घिरती नजर आ रही है। मतलब बड़े बड़े स्टेट्स में इलेक्शन है, उससे पहले ये चीज़ें, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई, उसमें भी यही कह रहे हैं कि भैया मेरा इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जाने जिस तरीके से चीज़ें हुई। बट ये कह देना तो इतने से काम तो खत्म नहीं हो जाता ना, विभाग आप संभाल रहे हैं। तो जैसे और भी मुद्दे हैं, फिलहाल 2-3 मैंने आपको बताया। नहीं, मैंने तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके इन तीनों मुद्दों के इतर मैं बताना चाहता हूँ। इस हफ्ते में मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था बीजेपी की नई टीम का अनाउंसमेंट, जिसका इंतजार इतने महीनों से हो रहा था। आई थिंक 6-7 महीने हो गए थे नितिन नवीन साहब को अध्यक्ष बने हुए, 7 महीने। उसके बाद उनकी टीम का अनाउंसमेंट हुआ, और उस टीम के अनाउंसमेंट केवल अनाउंसमेंट नहीं है, उसमें एक मैसेज है। उसमें एक जो अंडर जो कहते हैं ना बीनीथ द लाइन क्या है, तो वो ये है कि भाई जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, और जेनजी ने कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर जो देखा गया,
उसके बाद पार्टी को रियलाइज़ हुआ कि ये बदली हुई जनसंख्या है, बदली हुई आबादी है, बदला हुआ वोटर है, इसके मिजाज की टीम बनानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को टीम में लेकर आए हैं जो इस तरह के सेंटिमेंट्स को समझ सकता है, भले उनकी उम्र का हो या ना हो। इसमें आप तर्क और वितर्क दोनों दे सकते हैं कि भाई तेजस्वी सूर्या को आपने ड्रॉप कर दिया, पर आप ऐसे व्यक्ति को आपने सोशल मीडिया दे दिया जो उम्र में अमित मालवीय से भी बड़ा है। अमित मालवीय को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप जो लेके आए उनसे 5-6 साल बड़ा आदमी ले आए, दीपक मस्के को, तो वो तर्क हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो शायद इस सेंटिमेंट को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ड्रॉप कर दिया जो शायद इस सेंटिमेंट को समझ नहीं पाया जब ये 2 महीने से 3 महीने से ब्रू कर रहा था, और उसको आपने रफू नहीं कर पाए, आपने उससे कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए, या जो आपने रणनीति बनाई वो आपकी उल्टी पड़ गई, ये भी आप कह सकते हैं। तो उसका मतलब बीजेपी ने, जो हम लोग बात करते हैं ना कोर्स करेक्शन करने वाली पार्टी है, तो एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन किया है यूपी चुनाव के पहले। यूपी में भी आप याद करिए लगातार तीसरा चुनाव होगा जब बीजेपी की अपनी सरकार बनाने की कवायद के लिए योगी जी उतरेंगे, और यूपी बड़ा स्टेट है, 80 MP देता है। तो ऐसे में उस राज्य में जिसमें 2024 में आपको झटका लगा हो, सपा आपसे बड़ी पार्टी बन गई हो, ऐसे में यूपी का चुनाव मजबूती से लड़ना, ताकतवर से लड़ना, और ये कहते हुए लड़ना कि हम जेनजी का जो आंदोलन था उसका असर हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो पहला परीक्षा आपकी 27 में होगी, फिर 29 में होगा। तो बीजेपी ने जो नई टीम बनाई है उसमें जो कहानी छुपी हुई है मेरे हिसाब से, वो कहानी यही है कि हम जेनजी के प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, हम जेनजी के प्रोटेस्ट को समझ रहे हैं, हमको जेनजी की चिंताओं से लेके, जैसे मोहन भागवत का बयान आना कि भाई वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, हमसे अधिक देश प्रेमी है, ये क्या कहता है। नितिन नवीन का बयान पलट जाना, पहले वो वायरस बोल रहे थे, फिर उन्होंने ताज़ा बयान में नितिन खुद अध्यक्ष होकर कहा कि भाई हम संवाद करना चाहते हैं इनके साथ। आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो कोर्स करेक्शन बीजेपी कर रही है, एक बहुत बड़ा मैसेज आया कि बीते 2 महीने में जो देश में हुआ उससे बीजेपी ने अपनी जो गलतियां थी, जो खामियां थी, उस पर काम करना शुरू कर दिया। असर क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन उस पर कम से कम रियलाइजेशन है, ये मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, ये एक था कि इस बार जो टीम करेक्शन को लेकर के भी सुमित जी ने कहा है, काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, कभी मोदी जी कभी विदेश यात्रा पे थे, कभी कुछ चीज़ें चल रही थी। फाइनली ये जो टीम करेक्शन हुआ है, जो टीम में चेहरे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ यूपी को फोकस में रखते हुए ये चीज़ किया गया है, या यूपी चुनाव हो जाए उसके बाद फिर से करेक्शन होगा? क्योंकि अनुराग ठाकुर को लेकर के भी बात हो रही थी, नाराजगी उनकी भी सामने आई है। फिर से करेक्शन होगा ऐसा नहीं है। जो टीम बन गई है अब 2029 तक यही टीम रहेगी, जो अगली मतलब समझ लीजिए अगले 3 साल ये टीम रहेगी। 3 साल के बाद हो सकता है कि उसमें जो अगर चेंजेस होंगे वो बात करेगी। ये टीम समझ लीजिए कि 2029 का चुनाव ही कराएगी। और ये टीम में जो आप देखिए तो जिस तरीके से लोग को शामिल किया गया, लगभग पुराने ज़्यादातर लोग को हटा दिया गया है, और वो लोग थे जो कभी मतलब मुझे कोई 8 साल से कोई 10 साल से संगठन में थे। तो टीम नई बननी थी। जब अध्यक्ष नया था तो ये माना जा रहा था कि टीम में नए लोग होंगे, और इस तरह से नए लोग इसमें शामिल भी किए गए हैं। विप्लव देव को आप देखिए, नई स्मृति ईरानी पुरानी नेता, लेकिन स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया, महिला क्योंकि कहीं ना कहीं मिसिंग था वो फैक्टर, क्या इस वजह से रखा गया है? लेकिन इस बार जो संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि जब बीजेपी पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर ये बात कर रही है कि हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो दिखा संगठन में भी करीब 12 महिलाएं इस बार 13 महिलाएं इसमें हैं, तो महिलाओं को भी जगह दिया। लेकिन ये नई टीम बनी है, इसमें कई नाम आपको ऐसे हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सब तरफ के दक्षिण को थोड़ा कम जगह मिली, क्योंकि एक तरह से देखें तो हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार है, तो वहाँ से ज़्यादा मिला। उत्तर प्रदेश का ये तय था कि चाहे जनरल सेक्रेटरी हो या फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट करिए या फिर सेक्रेटरी, सब में 2-2, 3-3 आपको नाम मिलेंगे। मुस्लिम चेहरे हैं इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर, वहाँ पे 2-2 मुस्लिम चेहरे हैं। तो कुल मिला के संगठन को इस तरह से बनाया गया कि जो सीनियर लोग हैं उसके जो एक्सपीरियंस और नए युवाओं का और जो टीम होगी उसका एनर्जी, दोनों मिला के सिंक्रोनाइज करके 29 के चुनाव में जाया जाए। और पार्टी का फोकस यूथ है, और जो आपने कहा कि एक तरह से कोर्स करेक्शन, और बीजेपी इस मामले में बहुत ही आगे है। मुझे लगता है हर पार्टी से आगे है कोर्स करेक्शन में, और अभी समय है। पार्टी को तुरंत समझ में आया कि क्या चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री खुद ने संवाद शुरू किया, केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़, वो जाएंगे। आरएसएस ने दिखा आपने कि संवाद शुरू किया। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, पार्टी अपनी गलतियों को सुधारती है। जब लगता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुधार रही है। तो पूरी जो टीम बनी है उस तरीके से, जिसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को भी फोकस रखा गया है, क्षेत्रीय संतुलन को भी देखा गया है, भाई नॉर्थ ईस्ट से भी लोग हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, मध्य प्रदेश से आपको आईटी सेल के जो बनाए गए हैं वो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हैं। तो वो उनके साथ कहा जा रहा है कि उनके साथ संबंध था। जब नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में थे, प्रभारी थे, तो जो दीपक मस्के हैं वहाँ पर वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके कामकाज को उन्होंने देखा और इसलिए उनको यहाँ पिक किया। तो पूरे जो संगठन जो नई बनी है और नई ऊर्जा के साथ, और इसीलिए नया चेहरा भी आपको बहुत सारा दिखेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी और राम माधव ये 2 लोग हैं,
जो कि नए आप कह सकते हैं कि वो लोग चेहरे जो बड़े चेहरे हैं, जिनका एक अपना कद है, तो उसको देखना होगा कि उसको किस तरह से नितिन नवीन आगे लेके बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े चीज़ें होंगी, इन दो लोगों पे नज़र हमेशा रहेगा। रवि, क्या 2029 को ध्यान में रख के ही किया गया है या 2027 यूपी चुनाव? इसलिए क्योंकि यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है और बताया भी सुमित जी ने भी कि वहाँ से 40 एमपीज हैं, तो अब ऐसे 80 है ना? टोटल 80 है टोटल। हाँ, जो टीम बनी है उसमें यूपी का डोमिनेंस आपको दिखेगा, लेकिन जो टीम बनाई गई है वो ओवरऑल 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई, क्योंकि बीच में टीम में बदलाव होता नहीं है। आप एक बार चूज़ कर लिए, ऐसा नहीं कि यूपी चुनाव के बाद आप किसी को ड्रॉप करके किसी और को लेकर आए। टीम तो वो कंटिन्यूस में काम करती है, लेकिन आपको यूपी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही ये तय करेगा कि 29 में बीजेपी जो है अपने डोमिनेंस को बरकरार रखेगी या थोड़ा सा उसका मोरल डाउन होगा। अगर ये अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं 27 में, यूपी में अगर बीजेपी अपने मोमेंटम को बरकरार रखती है और तीसरी बार अगर चुनाव जीतकर वहाँ पर सरकार बना लेती है, तो 29 में एक माहौल क्रिएट कर देगी ना कि देखिए हमने तीसरी बार यहाँ पर बनाया। और देखिए जिस वर्ग की नाराजगी थी उस वर्ग को यहाँ पर एड्रेस किया गया। प्रधानमंत्री ने जब कल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को आप समझिए और हर एक केंद्रीय मंत्री का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका रिव्यू हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री नंबर 1 पर थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को कहा कि आप यूनिवर्सिटी जाइए। अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, यूथ की इंपॉर्टेंस को प्रधानमंत्री इस आंदोलन के बाद बखूबी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी बनाइए। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई स्टूडेंट उठाता है तो उसको तुरंत एड्रेस कर। से कुछ ही देर पहले जो है मैं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिसर्स को बोला है कि जो पॉलिसी बनी है आप स्कूल लेवल तक, प्राइमरी स्कूल में भी अगर कोई दिक्कत है, कोई स्टूडेंट कंप्लेन करता है, तुरंत उसको आप सॉल्व कीजिए। तो यूथ की इंपॉर्टेंस को तो बीजेपी समझ रही है कि बिना इसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं चलेगा। तो जो टीम बनाई गई है उसमें आपको यूथ भी दिखाई देगा और कास्ट इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया। यूपी में ब्राह्मण नाराज हैं, ये सभी कह रहे हैं। हरीश द्विवेदी को वहां पर जनरल सेक्रेटरी दे दिया, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा है। महिलाओं को 33% आरक्षण की बात बीजेपी करे, स्मृति ईरानी को महासचिव दे दिया, वो भी उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसके साथ ही रेखा वर्मा जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, वो भी यूपी से हैं। संगीता यादव को नेशनल सेक्रेटरी बना दिया, वो भी चौरा चौरी से आती हैं। तो एक तरीके से हर एक समुदाय को, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर ओबीसी को एक बड़ा मैसेज दिया कि देखिए हमने किस तरीके से चुनाव किया। तो ये टीम जो बनाई है, ये दिख तो रहा है कि टारगेट यूपी है, लेकिन टारगेट जो है 2029 बीजेपी को मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर ये कास्ट वाले फैक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया और जिस ओबीसी को राहुल गांधी ने भी जिसका जिक्र एकदम कर दिया खुले मंच से कि गड़बड़ मामला हो सकता है, इस बार ऐसा है हमेशा क्या? कास्ट कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट कॉम्बिनेशन को हमेशा ध्यान रखती है। इससे पहले भी जब पीडीए का क्या काट निकालने की कोशिश इस बार की जा रही है? नहीं, 100% करना पड़ेगा कोशिश। देखिए उसके बिना आप संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक भाई पीडीए एक ऐसा तबका, देखिए अगर आपने ओबीसी में बीजेपी के लिए जो एक ताकत क्या थी कि वहाँ पर यादव के अलावा जो नॉन यादव के अलावा जो ओबीसीज हो रहे थे, बीजेपी का फोकस उस पर है। उसी तरह से दलित में जाटव जो है वो बसपा के साथ है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं दलित के, उसको बीजेपी फोकस करती है। तो इस तरह से वैसे ही समाजवादी पार्टी भी उस तरह से छोटे तबके के पास जा रही है। अब देखिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है ब्राह्मण को अपने साथ लाने के लिए, उन्होंने पीडीए का पंडित कर दिया। तो हर पार्टी कोशिश करी, और ये पहली बार नहीं है, बीजेपी इससे पहले भी जातीय कॉम्बिनेशन जो है पॉलिटिक्स में बहुत, भारत में ये बहुत ज्यादा हावी है। भाई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कह दे, यूपी जैसे स्टेट में या फिर साउथ में भी है। मैं बोला कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अल्टीमेटली आपको जो वोट पड़ता है उस समय कास्ट कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं देखें तो उसका नुकसान होता है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बीजेपी को हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही, अगड़ों की पार्टी रही, शहरी पार्टी रही। बीजेपी ने इस मिथ को तोड़ा इन 12, 13, 14 सालों में, जब से प्रधानमंत्री 14 में बने। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो बीजेपी का कोर, ये जो बेस वोट है, ये बीजेपी से गुस्सा है। और ये बांकीपुर में देखा हमने। बांकीपुर में जिस तरीके से लाला कम्युनिटी के, कायस कम्युनिटी के कैंडिडेट हार गए चुनाव और प्रशांत किशोर वो चुनाव जीते। शहरी इलाका भी, शहरी इलाका ब्राह्मण वोट जो था वो प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, वहाँ चला गया।
और यूजीसी में आप जो लेके आ रहे थे रिजर्वेशन वाला मामला, वो ऐसा चुभा है यूथ को, ऐसा चुभा है ब्राह्मणों को, ऐसा चुभा है ठाकुरों को, ऐसा चुभा है भूमिहारों को, वो बहुत परेशान है। और यूपी में ये कास्ट इंपॉर्टेंट हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और अगर आप पीडीए का तोड़, राहुल गांधी का तोड़ और ओबीसी के चक्कर में अगर आप विनोद तावड़े फॉर एग्जांपल जो भी नाम आपने लिए, इनको अगर आप इंटरटेन करने जाते हैं तो क्या आप अपने कोर वोट बैंक को छोड़ रहे हैं? उन कोर वोट बैंक को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी से जुड़े हुए जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो इस पर पुरजोर लिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, जब से यूजीसी का मामला आया है। और ये बीजेपी के लिए कैच 22 है। दोनों तरफ शार्क मुंह खोल के खड़ी हुई हैं कि हम अब ओबीसी को समझाएं, पीडीए को पकड़ें कि हम अपने वोट बैंक एक नैरेटिव सेट हो चुका है लोगों में, बिहार में भी है कि ये ओबीसी की पार्टी बन गई है। लोग ये बोलते हैं वहां पे। देखिए आप, ठीक है, किसी की भी पार्टी बनी, अच्छी बात है। एंड ऑफ द डे हमें डेमोक्रेसी चाहिए और सरकार चलनी चाहिए, सत्ता में कोई रहे। लेकिन एक माइंडसेट जो था ना वहाँ के लोगों का भी चेंज हुआ है। कुछ लोगों से जैसे मेरी बात भी होती है तो वो कहते हैं कि बीजेपी का जो हार्डकोर जो वोटर्स थे वो चेंज हो गए हैं, उनकी भी मानसिकता बदली है कि ये तो अब ओबीसी की पार्टी होगी। वो बोलते हैं ऐसे, ये है। खैर, मैं आपके पास आ रही हूँ गौरव। इस बार राहुल गांधी बड़ा एक्टिवली हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे उनका रिएक्शन ना आए वो हो नहीं सकता। देश में कुछ भी चल रहा हो, चाहे अभी छात्र आंदोलन की हम बात कर लें या स्कूलों में जा करके वही आंदोलन के जो चेहरे हैं आगे बढ़ के आ रहे हैं, जा कर के कहीं भी गड़बड़ी हो रही है उसको सामने लेकर आ रहे हैं, उस पर रिएक्शन की हम बात कर लें, या फिर चुनाव से फिर ठीक पहले एक बार जातिवाद को लेकर राहुल गांधी खुलकर बोलने लग गए हैं। क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? और एक चीज, सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ये आम आदमी पार्टी को डेंट देगी, या फिर क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ रहे हैं, पंजाब का जरा समझाइएगा समीकरण किस तरीके से बैठ रहा है? रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए एक चीज़ हमें समझना होगा। अगर राहुल गांधी को और ख़ास करके उनकी कार्यशैली को अगर आप लंबे समय से फॉलो करेंगे, राहुल गांधी उन नेताओं में रहे हैं जो वैचारिक रूप से इस बात पर मजबूत हैं कि राजनीति में अगला कदम क्या हो सकता है या बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं। कोरोना, नोटबंदी से लेकर अभी तक जितने मुद्दे रहे, उन कठिन मुद्दों को वो तब छूते हैं तब जब तक पूरा माहौल उस तरीके का आम लोगों में नहीं बना होता। लेकिन उस विषय को वो बिना राजनीति सोचते ज़रूर हैं, लेकिन तब छूते हैं जब तब तक उतनी ज़्यादा उसकी व्यापकता नहीं होती है। अगर आप इस पूरे मुद्दे को भी देखें कि जैसे अगर पैलेट गन का मुद्दा अगर आया जंतर मंतर प्रोटेस्ट में और वो अगर इस्तेमाल हुआ, वो एक ऐसा कठिन मुद्दा था, या तो लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा था या फिर लोगों ने उसके बाद दिल्ली में देखा। इतने कठिन मुद्दों को लेकर आना, उन घायल छात्रों के साथ खड़े होना और इतने कॉम्प्लेक्स इशू को, क्योंकि देखिए राजनीति में लोग हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि अब छात्र खड़े हो गए हैं तो हम उनके साथ हैं, हम मिलेंगे। तो कोई डांस करके दिखा रहा है, तो गुजरात का कोई मंत्री जो है गाना गा के दिखा रहा है। लेकिन कोर इश्यूज़ को पकड़ना, वहाँ पर जाना, ये राहुल गांधी की स्टाइल है। और राहुल गांधी उस बदलती हुई हवा को देख रहे हैं। एक चर्चा अब ये शुरू होती है कि अगर हवा बदल रही है, अगर सरकार को पहली बार अपनी सत्ता में, अगर एमजे अकबर के इस्तीफे को छोड़ दे, पहली बार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है और सरकार कम से कम पीछे हटी है, तो ये इस बात का संकेत है कि कम से कम असर सरकार को पड़ रहा है। और उस चीज़ को भांपते हुए वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी के सहयोगी जो हैं, उनके साथी जो हैं, उनका संगठन उनका कितना साथ देते हुए 2029 तक इस हवा को मेंटेन कर लेता है या सस्टेन कर ले जाता है। उनके साथ मुश्किल यही है कि राहुल गांधी जिस दिशा में चलते हैं, उनकी पूरा संगठन और पूरी पार्टी उनके साथ नहीं चलती है। और ये उन्हीं के साथ नहीं हुआ, कल ये खड़गे जी के साथ भी हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष के। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। गठबंधन का हिस्सा है ना आप है ना? नहीं है, अभी तक नहीं है। और कल खड़गे जी ने कल जो बोला वो बहुत समझने लायक है। उत्तराखंड में जहाँ पर प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है उस मंच को गंगा जल से धो दिया जहाँ खड़गे खड़े थे। उसकी बहुत आलोचना हुई, संसद में मामला उठा। लेकिन खड़गे जी ने नाराज़गी जताई कि वो नेता जो टीवी पे बहुत बढ़ चढ़ कर आते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर जो है अपने ही पार्टी के अध्यक्ष का साथ नहीं दिया। जिस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा नहीं, हमने मुद्दा उठाया। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी समेकित रूप से एक साथ एक दिशा में बढ़ पाए तो राहुल गांधी की कही हुई बातों का असर जो है वो ज़मीन पे दिख सकता है। नहीं तो फिर ये है कि वो मुद्दे बहुत अच्छे उठाते हैं, लेकिन संगठन उनका उस बात को आगे ज़मीन पर नहीं बढ़ा पाता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो इस पार्टी में कोऑर्डिनेशन की है, और यही समस्या जो है सुधारने की कोशिश। और पिछले कुछ समय में हम देखें तो राहुल गांधी ने अपनी टीम ज़रूर बनाई है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है। 2014 और 19 की अगर आप तुलना करेंगे तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जो यंग ब्रीड है उसे राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट था, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट।
वो लोग जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय में बहुत खास थे, फले फूले, उनके सोचने का तरीका और उनके काम करने का तरीका ना, वो अब मैच नहीं खाता था। 2027 यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, या राहुल गांधी को हम कहाँ देख रहे हैं? बहुत कठिन डगर है, और बिना सपा के कार्यकर्ताओं के, बिना सपा के संगठन के कांग्रेस का अकेले अपने बढ़ जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर दोनों मिलकर सिंक होकर एक जैसा सोच कर करेंगे, क्योंकि आज भी अखिलेश यादव सपा के कार्यकर्ताओं में इतना दमखम है कि वो दिल्ली में उनके पंडारा पार्क वाला वहाँ बंगला जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से लेकर और अगर यूपी का कोई कोना हो तो भीड़ मोबिलाइज करने में बिना सपा के नहीं हो सकता। और इसका मैं प्रमाण इस तरह से दे सकता हूँ कि इमरान मसूद भले सहारनपुर से जीते, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ प्रियंका गांधी की रैली में उस वक्त हुई थी, उसमें सपा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान हुआ था। और अखिलेश यादव बार बार अंदर ये मैसेज कांग्रेस के सिपहसारों को, उनके करीबियों को पहुँचा रहे हैं कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि बिना हम तुम साथ चले जो है इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बस ये है कि कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षाओं को यूपी में किस तरीके से समेटकर सपा के साथ आगे बढ़ सकती है, उसी पर पूरा भविष्य टिका हुआ है। सुमित जी, अखिलेश यादव का वो जब नतीजे आ गए थे चुनाव के, पिछला यूपी चुनाव की बात करूं या उसके पहले की भी, तो जो लैंग्वेज था ना उनका, बॉडी लैंग्वेज या जो बयान उन्होंने दिया था, वो बड़ा मतलब कांग्रेस पार्टी को ऐसा प्रेजेंट तब समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया था कि इनकी वजह से मतलब हमें दंड पहुंचा है और इनका कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो लाल पोटली याद होगा, हर मंच पे लेके चलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहाँ वो दिखाते थे एक सीट क्या मांगी क्या। थी हाँ, मध्य प्रदेश में तो सपा ने, वो कांग्रेस ने वहाँ दी नहीं। तो नाराजगी जो है कि जब आप वहाँ मजबूत हो तो फिर हम यहाँ मजबूत हैं। नहीं, यूपी की अगर मैं बात करूं तो साथ साथ चले, इलेक्शन में हर जगह दोनों साथ साथ दिखे और बड़ा जोर शोर से इसको उठाने की कोशिश की गई थी। दो लड़कों की जोड़ी है, दो लीडर्स हैं, युवा अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी पीछे रह गई है, या अखिलेश यादव ने बोला था। बट 2027 में क्या फिर ये चीज दोहराया जाएगा? 2022 की बात कर रहे हो। 24 में तो फायदा देखो। 24 का तो लोकसभा हो गया ना बीच में। हाँ। उसमें तो दोस्ती हो गई ना, उसमें तो फिर बीजेपी को 2027, अब लोकसभा विधानसभा अलग अलग नहीं ना, नहीं देखिए, आज अब मेरी आपकी दोस्ती है, कल मेरी आपसे लड़ाई हो जाए, परसों दोस्ती हो जाए, तो किसको मानेंगे? नहीं, वोट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में क्या होता है, यूपी बिहार अब या इन राज्यों की लोग पार्टी को वोट देते हैं, और अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है तो लोग अपने कैंडिडेट को देखते हैं। मुझसे अधिक आप राजनीति जानती होंगी, शायद राजनीति नहीं जानती हूँ, आपकी समझ ज्यादा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो 22 में हो चुका, उसके बाद 24 के नतीजे आ गए हैं, और 24 के नतीजों में बड़ा क्लियर था कि कांग्रेस और सपा साथ थे। और इस बार भी, इस वक्त जिस वक्त हम आज बात कर रहे हैं 21-20 अगस्त को, इस वक्त भी ये बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस सपा साथ में है। ये आप अभी से कह देना कि वो अलग हो जाएंगे, मुझे नहीं पता कि अगले 6 महीनों में क्या होगा, पर आज की डेट तक तो लगता नहीं कि आपस में कोई डिफरेंसेस है, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र पास हुआ, इसी सपा को लेके कहा गया कि डिलिमिटेशन बिल आ जाएगी, सपा हमारे साथ है, सपा में हमने बाइफर्केशन कर दिया है, सपा के लोग वोट नहीं करेंगे। क्या हुआ? 23-24 दिन का सत्र निकल गया ना, भाई एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते रहे ना, पहले उसके बाद पहले घेरते रहे उसके धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को लेकर, फिर अमित शाह के मुद्दे को लेकर, और फिर चंदा चोरी को लेकर साथ साथ खड़े थे ना, दान करते थे कि ना, पप्पू यादव के पूरा ड्रामा जो सब किया, सब साथ में थे ना। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे पास वो रीज़न नहीं है इस वक्त मानने का कि दोनों में कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं या ये लोग साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है आपको मुझसे अधिक पता हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी गौरव ने बोली, उस पर हमको अंडरलाइन करना चाहिए, और वो ये कि इस वक्त जो यूपी का चुनाव का माहौल है, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कास्ट की, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उस कास्ट के बीच में आप रिलीजन को मत भूलिए। मैं रिलीजन इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों वंदे मातरम का विरोध करने का पुरजोर फैसला किया। जो वंदे मातरम संसद में पास हुआ, जिसका कानून बन गया कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा, 3 मिनट 10 सेकंड के लिए आपको सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस ने कहा था कि हम 2 ही छंद गाएंगे, जो हम 1937 से गाते आ रही है पार्टी, जिसको सरकार ऑफिशियली मानती है, हम बाकी के 4 नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि अगली के 4 छंदों में 2 लाइनें ऐसी हैं जहाँ पर आप एक जगह दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, एक जगह आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनके शब्द संस्कृत में है, ऐसे हैं। और मुस्लिम समाज को दिक्कत है, मूर्ति पूजा में मुस्लिम समाज विश्वास नहीं करता है, ईश निंदा करता है, सिंपल सी बात है। तो उनको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है कि भाई मैं इस वक्त में यूपी में मुझे चुनाव में जाना है, बीजेपी अपने आप को 80-20 की पार्टी बोलती है, मैं 20 में, जहां असदुद्दीन ओवैसी हैं, जहां अखिलेश यादव हैं, जहां मायावती हैं, जहां मैं हूं, मैं अपने 20 नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी 20 की वजह से मेरे यूपी में हमारे कॉम्बिनेशन को अभी फायदा मिला था जो 2024 के चुनाव में। और अखिलेश यादव इस पूरी लड़ाई में उनकी पार्टी में सपा, वो भी उनके साथ है, वो भी वंदे मातरम पूरा नहीं गा रहे हैं,
वो शांति से खड़े हुए हैं, इसका आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, इनकी भर्त्सना भी नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो इनका कोर वोट बैंक है, जिसके जरिए इनको सेंधमारी करनी है, बीजेपी को रोकना है, योगी आदित्यनाथ के विजयी रथ को, तो वो अपने पिच पर खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस पिच से उनको फायदा मिल रहा है, उस पिच पर वो अडिग है पीडीए के साथ। आप सही कह रहे हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप 22 और 24 की देखिए तो 22 में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि कांग्रेस का जो वोट था ना, सपा का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बट इनके वोट शिफ्ट नहीं होते हैं। कांग्रेस के वोट क्या होते हैं, फिर वो कैंडिडेट के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से चले जाते हैं। 24 में ये चीज़ नहीं हुआ। 24 में जो पूरा इनका वोट था ना, वो एक तरह से इतनी बड़ी जो 30 से ज़्यादा सीट अगर उनको मिली है तो इसका फ़ायदा इसीलिए होगा क्योंकि वोट भी शिफ्ट हुआ। देखिए बीजेपी जो पूरा 27 का चुनाव होगा, ये जो सुमित जी ने जैसा कहा कास्ट के साथ जो रिलीजन वाली बात है, इसलिए आपका वोट बैंक आप देखिए, चाहे योगी के भाषण को देखिए, आप उनका भाषण देखिए, एकदम सीधे अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। उनको पता है कि वो ठीक है, मेरा जो 80-20 में 80 वाला जो है उसको पकड़ना है, कास्ट है, लेकिन अल्टीमेटली तभी आप चुनाव जीतेंगे जब वो कास्ट से ऊपर होकर हिंदू होकर वोट करेगा। और ये पिछले 2 बार हुआ है। उनको लगा है कि नहीं, ये कास्ट अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पे आप कास्ट भी जाए, कास्ट कॉम्बिनेशन के मामले में हमेशा बीजेपी सिर्फ 17 में ऐसा हुआ था कि उन्होंने छोटे छोटे कास्ट को अपने साथ जोड़ा। 24 में बहुत ऐसे कास्ट जो थे जो ओबीसी है, वो बीजेपी से निकल गए, बीजेपी के साथ छोड़ दिए, निषाद से लेकर तमाम लोगों ने। तो उसका नुकसान, इसीलिए बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि हम जात के साथ तो जोड़ेंगे। और देखिएगा अल्टीमेटली अमित शाह वहाँ पर जाएंगे, अभी भले आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसके मास्टरमाइंड है अमित शाह। ये छोटे छोटे कास्ट को जोड़ने की जो फार्मूला है, ये अमित शाह का फार्मूला है कि आप बड़े तबके को छोड़िए। अगर जाट, जहाँ पे जाट की राजनीति, जाट छोड़ के नॉन जाट पे खेलेंगे हम, वैसे अगर यादव छोड़ के नॉन यादव जो ओबीसी है उसको पकड़ेंगे हम। वहाँ पे जैसे पंजाब की बात, ये सिख है तो उसको छोड़ के हम बाकी जो हिंदू वोटर्स है उसको पकड़ेंगे। और इसमें उन्होंने सफलता हासिल की है। ऐसा नहीं कि लगभग हर चुनाव में उनको इसका फ़ायदा मिला है। तो उत्तर प्रदेश में इसका जो कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए सपा और वो जुड़ रही है, इसलिए चंदा चोरी भी देखिए उसको एक बड़ा मसला बनाया जा रहा है। वंदे मातरम के जरिए मुस्लिम को इंटैक्ट करने की कोशिश हो रही है। और अगर वो ब्राह्मण को जोड़ लेंगे तो उनके आप कह सकते हैं विन विन सिचुएशन में हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब बीजेपी उसमें लगी हुई है सच यही है कि बीजेपी की अगड़ों पर जो पकड़ है वो इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और बहुत कमजोर स्थिति में है। और आप गांव के वोटर छोड़ दीजिए, शहरी अगड़ा वोटर जो है, अपर कास्ट वोटर है, वो बहुत चिढ़ा हुआ है। बीजेपी उनको कैसे मना लेगी, कैसे कर लेगी, ये बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं बीच में इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो गौरव कह रहे हैं ना, ये जो अयोध्या वाला प्रकरण हुआ, चंदा चोरी वाला, इसने बहुत डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा। जिसने आपको मोमेंटम बनाया, पार्टी बनाई, पार्टी खड़ी की, सरकारें बनवा दी। इस चंदा चोरी के मामले में वीएचपी से जुड़े लोगों का नाम आना, आरएसएस के लोगों का नाम आना, हालांकि अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, ना ऑफिशियली सज़ा हुई है, ना क्लीन चिट मिली है, लेकिन चंपत राय उसको ऑफिशियली देख रहे थे, अनिल मिश्रा जी वहाँ पे ऑफिशियली इन्वॉल्व थे। आपने एसआईटी बना दी। यूपी सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी है, एसीएस होम है, वो उसका पदेन सदस्य है, वहाँ का डीएम सदस्य होता है। तो ये मतलब आप इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि वहाँ पे जो चंदा मैंने चढ़ाया, जो मैंने अपनी 21 रुपये डाले और भगवान से प्रार्थना की, वो 21 रुपये लेके किसी ने अपने घर की तिजोरी में रख लिए। तो वो ये जो विश्वासघात वाली जो फीलिंग है ना कि मेरे भगवान को आपने मेरा पैसा अपने पास रख लिया, और फिर जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो आपके बीच के लोग पकड़े जा रहे हैं, आपकी पुलिस पकड़ रही है ना। जो 8 आदमी पकड़े गए वो सब आप ही लोगों ने रखे, किसी और ने तो रखे नहीं, आप ही ने उनको अपॉइंट किया, आप ही के रिश्तेदार थे। एक यादव हैं, 2-3 मिश्रा हैं और एक सिंह है, मैं भूल रहा हूँ सबके नाम। आई एम जस्ट सेइंग कि इसने बहुत डैमेज किया है। सुमित जी, एक चीज़ और ये है कि चूँकि दूसरी बार का शासन है, बहुमत का शासन उत्तर प्रदेश में, तो कुछ चीज़ें क्या है वो बहुत नज़रअंदाज हो रही हैं। मैं खुद चूँकि अयोध्या में पला बड़ा हूँ, अयोध्या का, मैं आपको बता दूँ कि तहसील स्तर के दफ्तरों पर, कलेक्ट्रेट के दफ्तरों पर जो कुछ हो रहा है और बहुत कुछ जो सिर्फ अधिकारियों के भरोसे है, वो शायद रिफ्लेक्ट अगर ऊपर तक हो रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो निचले स्तर पर जो नाराज़गी पैदा हो रही है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसमें कोई भी लेना देना, लेकिन चूंकि एक सत्ता जो है वो लगातार चली आ रही है फ्री फ्लो होकर, वो उस निचले स्तर की समस्याओं पर उस स्तर तक शायद उन्हें जाना होगा। नहीं, लोगों की असंतुष्टि जब वहाँ पर पैदा होगी तो वो उस वक्त वोट दबाते वक्त ना जात देखेगी ना धर्म देखेगी, क्योंकि लोगों की समस्याएं उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, जो टैकल करने की हो सकता है कोशिश हो रही है, की भी जा रही है, लेकिन
ये इस बात में से भूले जा रहे हैं कि तीसरी बार की सरकार केंद्र में है और दूसरी बार की सरकार यूपी में है, लेकिन बहुत कुछ नज़रअंदाज हो रहा है। और जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं तहसील स्तर के दफ्तरों की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं कलेक्ट्रेट स्तर के दफ्तरों की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर क्या हो रहा है ये सब करप्शन है। हाँ, अगर मैं आपको छोटे छोटे काम मतलब काम नहीं करना है, कोताही है कि करप्शन है, क्या दिक्कत है? होगा काम, लेकिन बिना सुविधा शुल्क की एक बड़ी अहमियत हो गई है अंडर द टेबल। ये जो चूंकि के ऊपर मजबूत है, सब कुछ चल रहा, सत्ता तो आ ही जाएगी, तो नीचे के लोग उस बात का आनंद ले रहे हैं जो कि हम पार कर ले बताया, जाएंगे। ये रिपोर्ट जो है कि कुछ अधिकारी हैं जो बड़े लेवल पे हैं जो मनमानी कर रहे हैं, इस बात की जानकारी है। अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो 10 साल की है, ऑब्वियसली रहेगी, लेकिन ये भी एक चुनौती है कि इसको कैसे पार पाना है। तो उसका भी पूरा मैकेनिज्म होता है कि भाई हम क्या ऐसा करें कि जो नाराज़गी है वो एक झटके में 50% कम आ जाए, क्योंकि अभी लड़ाई जो है इस बार ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अप है कोई डाउन है, बराबर की चले। समाजवादी पार्टी और जो ये अलायंस का है वो भी ठीक ठाक ग्राउंड पर काम कर रहा है। तो जो जानकारी मिल रही है ये कि एक तो बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, आप समझिए कि 50-60% विधायकों को साफ कर दिया जाएगा एक झटके में। गौरव हमारे विधायक हैं, इन्होंने 5 साल हमारा काम नहीं किया, ये हट गए, तो आधी नाराजगी तो गौरव के जाने से बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ले रही है इस बार बिल्कुल यूपी रिस्क में। लेगी, City level is- बीजेपी करती है। रिस्क लेगी। और कुछ अधिकारियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को भी मैसेज है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर परेशान करें। कभी कभी क्या होता है कि विधायक सांसद जाकर अधिकारी पर प्रेशर बनाते हैं अपना काम कराने के लिए, तो उनको इंस्ट्रक्शन ये था कि आप जनहित में काम कीजिए, ऐसा नहीं कि आप विधायक की मत सुनिए, सांसद की मत सुनिए और आम जनता की मत सुनिए। यहाँ पर दिक्कत हो रही, तो ये उनके संज्ञान में है और उसको रीच आउट करने के लिए अधिकारियों पर भी बड़े पैमाने पर अभी आपको देखने को मिलेगा 10-15 दिन के अंदर उन पर भी बड़े पैमाने पर सिर्फ ना सुनने वाली बात नहीं है सर अधिकारियों के रवैये की, इकोसिस्टम में फ़ायदा उठा लेने की, अपना व्यक्तिगत बना लेने की, और जब वो लोगों की नज़र में है तो वो लोगों की नाराज़गी नहीं जाएगी। अभी मुरादाबाद के कमिश्नर के साथ जो हुआ है वो अपने आप में एक बहुत अनूठा चीज़ है, और उनको अभी जो है एक्सटेंशन नहीं मिला है। वो सिक्किम कैडर के थे और उनको किसी वक्त राजनाथ जी के कहने पर जो है यहाँ पर लाया गया था, और अखिलेश लेकर आए थे राजनाथ जी। तो वो आंजनेय की बात आंजनेय जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। लेकिन जो वहाँ कोचिंग वाला एक प्रकरण हुआ, ये दिखाता है कि इतने पावरफुल भी अधिकारी नहीं हो जाने चाहिए कि उनकी वो अपने आप में ही सरकार बन जाए। आप सरकार नहीं है, सरकार आपसे ऊपर बैठी है, लेकिन अगर वही सरकार बन जाएंगे और लोगों को दिक्कतें होंगी और लोग यूपी में शिकायत न करके दिल्ली जाके शिकायत करेंगे किसी मामले में, तो ये बहुत समस्या है। और ये है, अब जो भी है जिस तरीके से भी कही जा रही है लोग समझ रहे हैं। पर मैं इसमें थोड़ा सा गौरव, अधिकारी अंततः वही करता है जिसको कहा जाता है। तो आंजनेय जी, तो आपने क्योंकि एक नाम ले लिया उनका, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, आजम खान पर शिकंजा कसने की बात हो पूरे परिवार पे, उसके लिए सिर्फ आंजनेय जी जिम्मेदार नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं से आया होगा। ये तो मैंडेट मिला है, मैंडेट मिला होगा। ये हो सकता है कि आपको यहाँ तक जाना है तो आप यहाँ तक ना जाके आप एक कदम आगे चले गए, ये मैं मान सकता हूँ। पर ये कहना कि सारा का सारा अधिकारी नहीं कर नहीं, मैं सिर्फ उस मामले में जौहर के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा जो पर्क्स हैं, जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, जो लोगों को छोटे छोटे प्रोसेस में, टेंडर्स में, हर जगह एक बहुत ज़्यादा, चूँकि क्या होता है कि मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, मुख्यमंत्री अधिकारियों से बहुत फीडबैक लेते हैं, लेकिन क्या उस फीडबैक लेने का अधिकारी बहुत फ़ायदा भी उठा ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी। क्योंकि सबको पता है कि अधिकारी ज़्यादा अगर मजबूत हो जाए नेता से, तो फिर तो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है वो बताना पड़ता है ना। इसलिए कई कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है इस सरकार में भी, मोदी सरकार में भी कई मंत्रियों के ऊपर सवाल उठते हैं कि मंत्री से ज़्यादा सेक्रेटरीज हावी हैं। तो कुछ मंत्री बताते हैं कि हम लोग साफ साफ उनको बता देते हैं कि भाई सब कुछ तुम करोगे लेकिन बॉस मैं हूँ। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर होता है, ये मंत्री के ऊपर होता है कि आप छूट कितना दे रहे हैं और आप उससे को कितना कैसे डील करते हैं। क्योंकि जहाँ ब्यूरोक्रेसी की आदत है वो हर जगह हावी होगी, उसका आदत है, वो हर जगह चाहेगा कि कमांड कंट्रोल मेरे पास हो, वो सीधे प्रधानमंत्री के पास लेके चले जाएंगे अगर उनको मौका मिल जाए। लेकिन वो मंत्री के ऊपर होता है कि आप उस ब्यूरोक्रेसी पे कमांड रखें। और इसलिए कहा था कि मंत्री चेंज, आप ब्यूरोक्रेसी कितना भी चेंज कर लो, अगर मंत्री में दम है तो वो मंत्रालय सही ढंग से चलेगा, नहीं तो फिर ब्यूरोक्रेसी चलाता है। एक और चीज़ जिस पे बात करना चाहिए मुझे लगता है, हालिया सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है, पंजाब में भी चुनाव हालांकि अभी वक्त है, लेकिन
जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, आरोप बड़े बड़े घोटालों के, ये भी था तकरीबन 1500 समथिंग करोड़ का घोटाला था, ऐसे कुछ ना। हाँ, इसमें वहाँ मतलब बेसिकली रिश्वत की रकम 1,52,00,000 का आरोप है। अच्छा, जो किकबैक के तौर पर मिला। नहीं, पूरा टेंडर जो अलॉट हुआ था वो तत्कालीन ऐसा ही कुछ था। तो क्या इसका फायदा जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, इसका फायदा आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को पंजाब में मिलेगा या बीजेपी अकाली दल को मिलेगा, किसको मिलेगा? ये क्या हो रहा है इस वक्त? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो लोग तो हर बात में यही कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार मतलब उनकी मंशा पे ही सवाल खड़े कर देते हैं, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जी ऐसा नहीं है। एक तरफ उनके मंत्री का ये बयान आता है कि भाई मैं मंत्री हूँ, मैं क्या क्या देख लूंगा, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पास करना था, वो मैंने फाइल पे साइन कर दिया, हो गया। क्या मंत्री की जिम्मेदारी भी सिर्फ उतनी तक रहती है? आप पैसे कहाँ डाल रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, उसका क्या फीडबैक रहा है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि मैं जिससे काम करवा रही हूँ, जिसको इतनी बड़ी रकम दी जा रही है जनहित में काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेरा काम है सिर्फ फाइल पे साइन कर दिया, हाँ काम शुरू हो गया, दे दिया। बिल्कुल नहीं, ये शो अच्छा निकले आपकी जिम्मेदारी है, ये शो कंप्लीट निकले, जो बात कम्युनिकेट की जा रही है वो निकले, ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए मॉडरेटर। सिमिलरली तो मंत्री की जिम्मेदारी है कि भाई आपने कोई काम दिया है तो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फीडबैक लेने का सिस्टम क्या है, कैसे आपने किया। देखिए, अगर आप वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो इस सरकारी व्यवस्था में रह के काम करना आसान काम नहीं होता है। एक काम करने के पीछे आपको 10 हाथ चाहिए होते हैं। 10 हाथ में से अगर 2 हाथ भी खराब निकल जाते हैं, 2 लोग भी खराब निकल जाते हैं, तो सब पे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये कई बार होता है। कई आप नेताओं से बात करिए, ब्यूरोक्रेट से बात करिए जो सीनियर पोजीशंस में हैं, वो अपनी लाचारी को दिखाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। भाई मैं तो नहीं खुद करूँगा ना, मैं तो केवल कह ही सकता हूँ, करवा सकता हूँ। तो मैं नहीं कह सत्येंद्र जैन अच्छे हैं बुरे हैं, क्या काम किया नहीं किया। कुल मिलाकर जांच एजेंसी का काम है कि जांच करेगी, पता करेगी, अगर करप्शन किया है तो सजा होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन के दूध के दूल्हे थोड़ी हैं, चाहे जो भी जिस भी पार्टी का क्यों ना हो। इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रिया यहाँ पे कि ये जो कहानी है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब छापेमारी शुरू हो जाती है। सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि पंजाब का चुनाव सर पे आ रहा है, इसलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई। पहला ट्वीट यह, जैसे ही गिरफ्तारी हुई परसों रात को तुरंत खबर आई कि भाई पंजाब के सह प्रभारी हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका क्या जोड़ है? हमने अभी के देखा, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ का पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी यहाँ से वहाँ आ गई। आपके 80 विधायक जीते थे, 80 में से 55, 50, 60 जो है वो भाजपा में आ गए चुनाव खत्म होने के बाद। आई एम जस्ट सेइंग कि इसका फायदा होगा कांग्रेस को क्या आगे? फायदा होगा नहीं होगा बहुत जल्दी है कहना। लेकिन मंत्री की जिम्मेदारी तो है काम करने की। हाँ? लेकिन जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? एक ऐसा मामला जिसमें 2000 एजेंसी का तो मन बढ़ा दिया है ना, आपका फीडबैक सही नहीं है, बार बार आप उसी को टेंडर दिए जा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि बात ये है कि 2024 में एफआईआर हुई थी और उस 2024 की एफआईआर से 18 अगस्त 2026 के बीच में आपको सिर्फ 5 अगस्त 2026 को याद होता है कि इस मामले में मुझे पूछताछ करनी है। आप 41 से सीआरपीसी का नोटिस देते हैं और उसके बाद जो है आप फिर 18 अगस्त को बुलाते हैं और आप गिरफ्तार कर लेते हैं। 41 का जो नोटिस दिया जाता है वो इसलिए कोई भी जांच अधिकारी देता है कि आप इस भरोसे पे जाते हैं कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे और इसलिए आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाते और आप इस भरोसे पे जाते हैं कि मुझे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं, लेकिन आपको गिरफ्तार, मुझे वो भी दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि एजेंसी कभी कर ले। बात यह है कि आपको 2024 की एफआईआर के बाद सीधे 5 अगस्त 2026 को याद आया कि मुझे पूछताछ करनी है और उसके बाद आप 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लेते, वो भी उस मामले में जिसमें ईडी पहले चार्जशीट कर चुकी है और चार्जशीट बिना गिरफ्तारी की हुई है। तो ऐसे में कानूनी प्रिंसिपल ये कहता है कि चार्जशीट होने के बाद कोई गिरफ्तारी कभी होती ही नहीं है। अब आपको गिरफ्तारी करने का कोई रास्ता नहीं बचा था तो आप जो है फिर एसीबी से निकालते। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इंतजार कराकर चुनाव के वक्त ही क्यों इस्तेमाल करते हो? भ्रष्टाचार हुआ है, तुरंत सजा दीजिए, खत्म करिए। किस जनता ने रोका है कि भ्रष्टाचार ना खत्म हो? इस मामले में एक वर्किंग आईएएस, पदेन आईएएस जो है वो जल गया, जो अभी मिजोरम कैडर में। कल वो आया था, उनकी पत्नी थी वहाँ, रो रही थी। आज उनकी बेल पिटीशन पे हियरिंग, उन्होंने कहा कि मैं पोस्टेड हूँ, अगर मैं जेल में ज़्यादा दिन रहा तो मेरी सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मेरा बेल पिटीशन कल ही सुनिए, बाकी की 24 को सुनी जानी है। बात यह है कि इंतज़ार किस बात का होता है? सिर्फ इस बात का कि पंजाब का चुनाव आएगा और कोई आदमी जो है वो वहाँ पर राजनीतिक तौर पर इन्वॉल्व है और वहाँ एसेट मैनेजमेंट करेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा तो आप उसे जेल में डाल दो। ये तो वही हुआ ना कि भ्रष्टाचार को आप अपने तरीके से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? हर स्टेट में तो यही देखा है ना, बंगाल में भी हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, इसके अलावा गोवा या असम,
कई दोनों जगह में से कई किसी राज्यों एक पे में हुआ जब था चुनाव जहां आता आते है हैं तो इस दे तरह दनादन के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और कहीं किसी के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, कहीं कोई ये भी कह रहा है कि चुप क्यों है, तो ये भी बोल दिया जा रहा है कि नहीं तो कल और कल की रेड आपके यहाँ पड़ जाएगी। यही तो हो रहा है। मेरा ये है कि आप जो है कार्रवाई करिए। और मैं एक चीज़ सेंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी कई उन राज्यों में सरकार आ गई है जहाँ पर वो बहुत धुर विरोधी हुआ करते थे, विपक्ष में थे, दिल्ली में आ गए, बंगाल में आए। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी को लेकर जिस तरह का परसेप्शन बना है, अब जो है ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कल यही गिरफ्तारी ईडी ने की होती तो शायद नैरेटिव अलग होता, और एसीबी के नैरेटिव से चीज़ें बदल गई। आप बंगाल में भी देखिएगा, सीआईडी की एंट्री ज़्यादा होगी, राज्य एजेंसियों की होगी। और ये बात हम लोग के कई वकीलों के बीच के चर्चा के बीच की बात बता रहा हूँ कि वो इस बात को सेंस कर रहे हैं कि अब राज्य एजेंसियों का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। हाँ, ये है कि ईडी में जमानत की शर्तें बहुत कठिन है। आज या कल में आने वाले समय में ईडी के इन्हीं एक्ट पर, पीएमएलए एक्ट पर सुनवाई होने वाली है कि भाई जमानत की शर्तें ऐसी बना दी गई हैं जो टोटली इम्पॉसिबल है कि आप जमानत न लें। ऐसी कोई कानून नहीं होगा जिसमें जमानत लेने के लिए जज को ये सोचना पड़े कि मैं इसको जमानत दे रहा हूँ, भविष्य में ये ऐसा अपराध करेगा या नहीं करेगा, और इसने ये अपराध किया है या नहीं किया है, ये दोनों चीज़ मानकर ईडी में जो है ट्विन बेल कंडीशन लगती है। ऐसी बेल कंडीशन किसी कानून में है ही नहीं है, और वहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून जिस चीज़ के लिए लाए गए थे उसका उपयोग हो, और अगर सदुपयोग ही हो रहा होता तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इतनी सारी पिटीशंस नहीं पहुँचती। कह रहा है गौरव की 24 का मामला 26 में आपने गिरफ्तारी हुई। इस बीच में एक और मामला आया था दिल्ली में, मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद वाला। 650-700 करोड़ का मामला है। जो पर्दे 20 रुपए के थे वो 2000 रुपये में खरीदे गए। पता है, इक्विपमेंट जो 5 लाख रुपए का आना चाहिए था वो 50 लाख में खरीदा गया। ऐसी तमाम कहानियां छपी इस बीच में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या किसी बड़े नेता की? उसमें भी अधिवत्सला जोशी, कहा किसी अधिकारी की तो हुई थी, लेकिन ये कहा गया ना उसमें भी कि भैया हमने तो डील इनसे किया था, अब कंपनी जो बना रही है उन्होंने इतने में खरीदा है, जैसे साइकिल वाला भी जो मामला था, यही कहा गया। अब हर मंत्री तो यही कह रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही किसकी है? और मैं समझी, चूँकि चर्चा हो रही है, तो कल हम लोग जब एसीबी की प्रेस रिलीज पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद जब स्पेशल जज दिग्विजय सिंह के सामने दलील रखी जा रही थी, तो जो एलिगेशन का तरीका है, जो कि एक्साइज पॉलिसी में लगा था कि पॉलिसी को, टेंडर्स को ऐसे बनाया गया कि किकबैक मिले और एक ही कंपनी को फ़ायदा मिले, सेम आरोप जो है दिल्ली जल बोर्ड के इस एसटीपी अपग्रेडेशन प्लान में भी है। वो कहानी तो फिलहाल जो है वो लोअर कोर्ट में धराशायी हो गई, उसको प्रूव नहीं कर पाई या जो भी रहा। ये कहानी भी कुल मिलाकर लगभग वैसी ही बनी है। तो और यहाँ पर भी जो आरोपियों से तार हैं वो हैदराबाद से, तेलंगाना से जोड़ रहे हैं, तो बड़ी रुचिकर कहानी है वो अपने आप में। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ गिरफ्तारी करके कोई मैसेजिंग देना है या इसको किसी मुकाम तक पहुँचाना है इस जाँच को, ये बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जनता देखिए, क्योंकि हवा बदल रही है, एक मुद्दा उठता है तो आज अब हर कोई, चाहे बीजेपी शासित हो चाहे कांग्रेस शासित, हर कोई अब स्कूल पे ध्यान दे रहा है, कोई अस्पताल पर। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ बाहर उनके ऑफिस के धरना प्रदर्शन हो रहा है, लीगल कॉकरोच। हाँ, वहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी की मांग हो रही है, और वो भी वक्त आएगा जब यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी मांगी जाएगी कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही आनी चाहिए, और क्यों ना आए। सीजीआई को जिस तरीके से सीजीआई को लेकर माहौल बना, सीजीआई को जिस तरह से इंटरवीन करना पड़ा कि ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी उस चिट्ठी ने सीजीआई का फायदा करने की जगह इतना ज़्यादा नुकसान किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं अंदर की खबर, उसके ठीक एक दिन शाम पहले उस दिन सीजीआई ने एक बहुत बड़ा इवेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा था 4 बजे के बाद, जब सारी कोर्ट उठ गई, और एसएमए से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके कई एनजीओज आए थे और उनको वहाँ पर ट्राईसाइकिल्स बांटी गई। एक ज़बरदस्त जो है वो कार्यक्रम हुआ, सीजीआई ने वहाँ तमाम चीज़ें की। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू जो है वो नेशनल ब्रॉडकास्ट यानी कि दूरदर्शन पे पेश हुआ। लेकिन शाम होते होते जो एक माहौल मनन मिश्रा जी ने बनाया वो है, और मनन मिश्रा जी जब खुद कहते हैं कि लीगल मामलों में कॉकरोचेज घुस आए हैं, फर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी आए, तो बीसीआई संवैधानिक संस्था है। देश में सारे वकीलों का जो मास्टर रोल है वो बीसीआई तैयार करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कॉलेजेस को जो है मान्यता देता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही वकीलों के जो प्रैक्टिस मिलता है, जो परीक्षा होती है वही आयोजित कराता है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति ही कहे कि हमारी संस्था में कॉकरोचेस घुस आए हैं, तो ये उनको भी देखने का वक्त है। एक चीज़ बताइए, मैं आपकी इजाज़त से पूछ रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हर साल होता है, SCBA अलग चीज़ है और BCI अलग चीज़ है ना। BCI तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। BCI का चुनाव कैसे होता है? क्यों मनन मिश्रा साहब 14 साल से उस कुर्सी पर हैं? क्या चुनाव हुआ है, वोट पड़ते हैं या सरकार अपॉइंट करती, कैसे होता है? इसमें सभी जो हैं जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं वो वोट देते हैं और वो और उनके वोट से जो है दरअसल ये पूरा चुना जाता है। तो वही तो कहीं ना कहीं चुनाव से आ रहे हैं ना। हाँ, चुनाव से आ रहे हैं, तो जबरन तो बैठे नहीं हुए हैं। ये जो बिल्कुल पिक्चर पेश की गई कि 14 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चुनाव जीत के आ रहे हैं भाई। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब ये जो कांग्रेस जनता पार्टी ने माहौल बनाया हुआ है कि 14 साल से बैठे हुए हैं, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं भाई। चुनाव जीत रहे हैं लगातार। सरकार तो अपॉइंट नहीं करती है ना। नहीं, सरकार अपॉइंट नहीं, सरकार का रोल तो नहीं है। सरकार का इस तरीके से कोई रोल नहीं है, लेकिन लोग उनसे अगर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये कोई वकीलों का आम संगठन नहीं है। उन्होंने अति उत्साह में CGI की फजीहत करा दी, खुश करने के चक्कर में कई बार होता है ना, उनको अंदरूनी बहुत डांट भी पड़ी है, क्योंकि RK सिंह जो होम सेक्रेटरी थे उनको बड़ी उम्मीद थी कि हमको हटने के बाद राज्यसभा मिल जाएगा। वही राज्यसभा उनको ना मिलके इनको दिया गया था। तो लीगल मामलों में सरकार को बहुत ज़रूरत पड़ती है, सरकार का पक्ष रखना होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अति उत्साह में जो स्टेटमेंट दिया है वो सरकार के अगेंस्ट में भी गया और CGI की जो फजीहत हुई उसके बाद इनको माफ़ी मांगनी पड़ी लेटर लिख के। हाँ, तो मामला सॉर्टेड है। उस वक्त बहुत आप सोचिए उस शाम क्या हुआ है कि पहले एक बयान आता है कि हम नालसार, जो कि आप समझ लीजिए सबसे ब्रिलियंट माइंड अगर लीगल माइंड होगा तो जो क्लैट का एग्ज़ाम देकर आते हैं उनमें वो नालसार हैदराबाद में जाते हैं, उनके बच्चों को इस तरह से बयान देना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक संशोधित बयान आता है कि नहीं, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और रात आते आते पूरा बयान वापस लिया जाता है, क्योंकि सारे बार एसोसिएशन जो है उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। और उस कॉलेजेस में IAS, PCS, जजेस सबके बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने BCI की इजाज़त के बगैर वो पहला स्टेटमेंट दे दिया था कि 450 बच्चों को कोई एनरोल नहीं करेगा। जो पास आउट होंगे इस बार के नालसार के, उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी, ये अपने आप कर दिया था उन्होंने। हाँ। नहीं, अपने आप कर दिया, और यही आरोप उन पे आज लग रहे हैं कि वो अपने BCI चेयरमैन के लेटर हेड का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी के सांसद के तौर पर कर रहे हैं। इस तरह का आरोप आज जो है वो बाहर हो रहे प्रदर्शन में वकीलों ने लगाया है कि वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ये आरोप हैं। और अगर इस तरह के बयान आएंगे, अगर आप नालसार के बच्चों को कहेंगे जो सबसे टॉप लीगल माइंड्स बच्चे चुनकर जा रहे हैं बहुत मेहनत करके, तो ये अपने में नहीं होना चाहिए। ये जेनजी का माहौल चल रहा है, और ऐसे में ये जो बच्चे जो 24-25 साल के हैं निकलकर जेन अल्फा तक पहुंच चुका है, और जनरेशनल शिफ्ट में पॉलिटिकल सोच में भी शिफ्ट करना पड़ेगा। भी सड़कों पे आ गई है अपनी अपनी मांगों को लेके। कहीं स्कूल में पंखा नहीं है, एकदम धरना दे देते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस को घेर लेते हैं, सड़क बनवाओ हमारे स्कूल जाने तक, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, मतलब अलग माहौल। हमें याद है कि हम लोगों ने जब जर्नलिज्म शुरू किया था, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कहा जाता था कि हम कॉलेज में पढ़ते हुए कैसे जर्नलिज्म में हिस्सा लें, तो उस वक्त सिटीजन जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी। दरअसल वो सिटीजन जर्नलिज्म अब अपने आप ज़मीन में उतर आया है कि सबके फ़ोन में डेटा है, सबके हाथ में फ़ोन है। यूट्यूब और ये सब जो शुरू हुआ है, सोशल मीडिया उस समय नहीं था ना। अब तो हर किसी को लगता है जहाँ भी कुछ गाड़ी टकरा गई वीडियो बन के डाल दे रहे हैं। और अभी हालत ये स्कूल वाली जो चीज़ें चल रही है, लद्दाख का जो वीडियो वायरल हो रहा था, मेरे ख्याल से अब हम सब सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है ना, सारी चीज़ें वो भी कोई जेंसी है जिस तरीके से, इसलिए पहले उसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि वो सही भी नहीं था। हाँ, गलत था वो, एकदम गलत तरीके से मुद्दों पर, लेकिन पहुंचा ना हर किसी तक, आपके फीड में भी, आपके भी शायद आपने भी सोशल देखा मीडिया दो तरह का हो गया ना, कि अजीब गरीब सी चीजें जो आप एक बार देख लोगे ना, उसी तरह का एल्गोरिदम का खेल है। आप उस तरह से जो एक चीज देख लो, आप डिफेंस वाला देखो तो डिफेंस के आएंगे, अगर सरकार और गाली वाला देखोगे तो सरकार गाली, सरकार के अच्छे वाले देखोगे तो सरकार के अच्छे वाले आएंगे। और अभी अभिषेक जो रांची में है, अभी आज मुझे भी बता रहा था कि वहाँ पे गौशाला में स्कूल चल रहा है। भाई ये बहुत अच्छा इशू है, मुझे लगता है सबके लिए, लेकिन पूरे देश में इशू चलना चाहिए। मतलब ये ऐसा मसला है कि भाई छोटे बच्चों के सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी दयनीय है, तभी तो भाई गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक और चीज़ है जो आपने कहा कि ये देखने लोगों तो ये दिखाने लगता, हो सकता है हम लोग शायद प्रयोग करते हैं, हम लोग तो करते हैं कि अगर आप अपने फोन में बोल दें मोदी मोदी मोदी, तो आपको सिर्फ मोदी की रील दिखाएगी, और राहुल राहुल बोल दें तो राहुल की रील। तो अब जो है आप जैसा सोचते हैं एल्गोरिदम आपको वो दिखाता है, आप उससे आजाद होकर को वो समझ रहा है ना, वो आपको खींचने की और अपने में फंसाने की कोशिश करता है, और आप उसमें ना फंसें, इसीलिए हम अलग अलग लोग अलग अलग विचार लेकर आते हैं कि आप उस एल्गोरिदम में कम से कम ना फंसे। नहीं, लेकिन अब हम लोग जैसे अखबार पढ़ते हैं, जैसे सिंपल चीज, जैसे जब हम एकदम हार्डकोर बीजेपी का, तो बीजेपी से पेज पलटते थे, उसमें फोकस क्या होता था
कि अपनी कोई खबर छूटी तो नहीं, और एकदम उसी पे नजर जाती थी। आपको दूसरी खबर कोई- दिखती कोई भी नहीं, आप business का एकदम पढ़ना नहीं है, आप गए, फिल्म देखिए, का कोई पढ़ना नहीं, नहीं बस फर्स्ट पेज जहाँ बीजेपी वाला, अच्छा यहाँ स्टेट में क्या, स्टेट में ऐसे ही होता है। आपको पसंद जो नहीं है, अचानक आपको खबर आ रही, देखा आज मोदी की लग गई, मोदी की बजने वाली है तो राहुल की बजने वाली। आपके शौक वही उसी चीज़ को सोशल मीडिया ने ठीक से पकड़ा, वो आपके माइंड को रीड कर रहा है। आप घर में थोड़ी सी बात कर लीजिए, अगर घर में कोई मोबाइल है तो आपको 2 मिनट में कहीं घूमने का प्लान कीजिए तो थोड़ी देर में आपको मैसेज आने लगेंगे, बॉस आप 5 दिन का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो हर चीज़ तो मोबाइल और ये सब चीज़ों ने आपके माइंड को पढ़ लिया। आप कुछ खाने की इच्छा करिए, आपकी स्क्रीन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर जगह वो खाने का तुरंत जो है ऐड आने लगेगा। और उस पर अलग से चर्चा करेंगे, हमको तो चर्चा बढ़ गया, आप खाने वाने का खत्म करने का समय आ गया। हाँ, खत्म करते हैं। और कुछ छूटा तो नहीं जिस पे हमने बात ना की हो? अगले हफ्ते समेट लेंगे उसको फिर। अच्छा, कितना कितनी चर्चा होगी, बहुत मुद्दे हैं अभी तो, दो में ही बहुत। अब sum up तो हो और गया। चुनाव आ रहे हैं और मुद्दे होंगे। चुनाव के पैरेलल एक प्रोटेस्ट चल रहा है, लग रहा है ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी स्कूल का मामला लेके निकले हुए हैं सब। लेकिन सेंटर स्टेज में यूथ आ रहा है, और अगर अच्छे मुद्दों को लेकर आ रहा है तो ये भी एक बहुत डायनेमिक शिफ्ट होगा इंडियन पॉलिटिक्स में कि यूथ जो है पॉजिटिव मुद्दों को लेकर, हॉस्पिटल, एजुकेशन को लेकर आ रहा है। तो सभी सरकारों को ये समझना होगा कि आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आप दरकिनार करोगे तो आप बाहर ही जाओगे। नहीं, लेकिन उसमें एक जरूरी ये भी कि वो कहीं एक स्टेट, एक हाँ, पार्टी के खिलाफ वो ना हो। जैसे कि पता चला सिर्फ महाराष्ट्र में कर रहे motivated हैं। ना हो। आप जैसे दीपके, मैं बार पहले दीपके इस चीज को अगर पंजाब में भी कर ले, देखिए पर ये अभी ऐसा मैं मसला फिर है भी ना। बात बोल रहा हूँ कि दीपके क्यों, नहीं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में मैंने स्टोरी की चक्रव्यूह में पिछले हफ्ते, बेंगलोर में एक पॉश कॉलोनी है, उसमें गड्ढा था, स्कूटी पे लड़की पीछे बैठी हुई थी, केरल की लड़की, वो गड्ढे से धक्का लगता है, गिरती है, पीछे से आता है ट्रक, उसको उड़ा देता है, बच्ची, छोटा 3 साल का बच्चा है, वो मर जाती है बेचारी। अब ये कहानी ऐसी थी, वहाँ सिटीजन्स जो थे उस कॉलोनी के, जो गड्ढे से परेशान थे, सड़क पे बैठ गए आके और खूब जम के नारेबाजी हुई। तो यहाँ दीपके की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि पब्लिक, जो बात रवि कह रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनता अपने आप को एम्पावर फील कर रही है। जनता को ये बात समझ में आ गई है कि हमको अब किसी राष्ट्रीय मीडिया की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया को करने दीजिए जो कर रहा है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं प्रोटेस्ट करेंगे, हम 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, हम अपनी फीड में डाल देंगे। और वो एल्गोरिदम्स ऐसा है कि जो आप प्रोटेस्ट देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो रील आपको दिख जाएगी। आज नहीं दिखेगी तो 24 घंटे के बाद दिखेगी, 48 घंटे के बाद दिखेगी, और वो रजिस्टर हो जाएगी। और जैसे ही प्रिया सिन्हा को दिखेगी, या TV9 को दिखेगी, या ABP न्यूज़ को दिखेगी, आज तक को दिखेगी, या टाइम्स नाउ को दिखेगी, वो उस पर स्टोरी बना लेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि पब्लिक अपने आप को सोशल मीडिया की वजह से एम्पावर फील कर रही है, और इसमें बहुत बड़ी क्रांति कॉकरोच जनता पार्टी लेकर आई है। अभिजीत दीपके झारखंड जाएं, अभिजीत दीपके पंजाब जाएं, अभिजीत दीपके कहीं ना जाएं, अब किसी अभिजीत दीपके की ज़रूरत इस देश को नहीं है। जेन अल्फा को समझ में आ गया कि हम खुद अपने आप में कॉकरोच हैं, हम खुद अपने आप में, हमारी आवाज़ है। कॉकरोच भी नहीं कहना चाहिए, कॉकरोच भी कुछ लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि सरकार विरोधी हैं। हम प्रोटेस्टर्स हैं, हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ सरकारों को सुननी होगी। अब ये भाई देश में ये क्या करें, अगर बीजेपी की सरकारें 19-20 राज्यों में हैं तो सबसे अधिक प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हो रहे हैं। और कम से कम लोगों को उम्मीद तो हुई जंतर मंतर के बाद कि बर्फ पिघलाई जा सकती है। बिल्कुल। बर्फ पिघला रहे हैं लोग, बिल्कुल। जहाँ जो जैसे पारा पिघला रहा है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। चलिए, इन मुद्दों पे हमने बात की, हमने भी आवाज़ उठाई, अलग अलग तरीकों से अपने अपनी राय को सामने रखा है। अगली मुलाकात होगी फिर रिपोर्टर्स अनकट में और मुद्दों के साथ, देश में जो मुद्दे चलेंगे उस वक्त, और तमाम मेहमानों के साथ जो हमारे साथ रिपोर्टर्स अनकट में जुड़ते हैं। सुमित जी तो हमारे साथ होते ही होते हैं, और अमित जी भी होते हैं, रविकांत भी होते हैं। आज देखिए गौरव की भी तबीयत खराब है, लग रहा है मॉनसून का असर है। नजर नहीं लगने दिया मैंने, नजर नहीं लगने दी। अगली बार भी होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, आप कुछ कह रहे थे? धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।